नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में इसरो के द्वारा PSLV C62 रॉकेट लॉन्च किया था, जिसमें भारत के और इसके अलावा कुछ विदेशी रॉकेट जो सैटेलाइट थे वो अंतरिक्ष में छोड़ने थे। लेकिन ये रॉकेट अपने थर्ड स्टेज में जाकर के फेल हो गया। अब इससे कहीं ना कहीं इस रॉकेट के फेल होने से जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसके अंदर इसरो का जो रॉकेट तकनीक है उसकी विश्वसनीयता पर अब जो है सवाल खड़े होना शुरू हो जाएंगे कि इसरो की जो रॉकेट्स हैं वो अब फेल होना शुरू हो गए हैं। तो उससे अगर हम अपनी सैटेलाइट भेजते हैं तो कोई भरोसा नहीं है कि वो अंतरिक्ष में पहुंचे ही पहुंचे। अब यहाँ पर सोमवार को अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा 22 जनवरी 2026 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यानी SDSC से इन्हें प्रक्षेपित किया गया था। और PSLV और C62 जो मिशन था इसरो का वो फेल हो गया। अब इससे कहीं ना कहीं इसरो का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद जो रॉकेट था PSLV उसकी दूसरी एंड 2025 से अब तक की ये तीसरी सबसे बड़ी विफलता है। यानी PSLV रॉकेट अब तक 3 बार विफल हो चुका है और ये कहीं ना कहीं इसकी भरोसेमंदगी पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े कर देता है। अब इसकी विफलता के प्रमुख कारणों की बात करें तो इसका जो तीसरा चरण था PS3, ये रॉकेट के ठोस ईंधन वाले चरण में यानी सॉलिड जो प्रोपेलर थर्ड स्टेज है उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। तो तकनीकी खराबी के कारण ये जो रॉकेट है वो फेल हो गया है। और समय रेखा की बात करें तो उड़ान के समय 8 मिनट 40 सेकंड बाद जब तीसरा चरण बंद होने वाला था तब चौथा चरण शुरू होना था और उस समय इसमें तकनीकी खराबी देखी गई। यानी जब ये इस रॉकेट के द्वारा उड़ान भर ली गई थी तो उड़ान भरने के बाद 8 मिनट 40 सेकंड पर इसका तीसरा चरण था वो खत्म हो गया था और चौथा चरण इसका स्टार्ट होने वाला था। तो उस दौरान इसकी जो उड़ान है उसमें तकनीकी गड़बड़ी देखी गई कि इसका चौथा चरण है वो पूरा नहीं हो पाया यानी स्टार्ट ही नहीं हुआ। एंड इसके अलावा विचलन की बात करें तो इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायण, उनके अनुसार वाहन की जो रोल रेट है उसमें असामान्य गड़बड़ी देखी गई थी जिससे रॉकेट अपने निर्धारित पथ में भटक गया था। यानी रॉकेट जो है अपने रोल रेट में खराबी के कारण जो है अपनी जगह पर जहाँ पर इसे भेजा गया था वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। एंड इसके अलावा इसमें भारत के अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट के 16 इसमें सैटेलाइट थे जो पूरी तरीके से नष्ट हो गए। इस मिशन की विफलता से न केवल आर्थिक नुकसान हुआ है बल्कि रणनीतिक और व्यावसायिक झटके भी लगे हैं। नष्ट हुए प्रमुख जो प्रोपेलेंट है वो पेलोड्स हैं वो इस प्रकार है। इसमें US-N1 अन्वेषा था जो DRDO के द्वारा विकसित किया गया था और महत्वपूर्ण रणनीतिक उपग्रह था। इसमें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग पेलोड लगा था जिसका उद्देश्य था कि भारतीय सेना को अंतरिक्ष से सटीक और स्पष्ट तस्वीरें प्रदान करना। यानी इसे DRDO के द्वारा भारतीय सेना के लिए इसे डेवलप किया गया था। एंड इसके अलावा इसमें मुनाल था, ये नेपाल का था, पड़ोसी देश नेपाल का उपग्रह था जिससे रणनीतिक संबंधों की मजबूती मिलनी थी। यानी ये रॉकेट नेपाल के द्वारा भारत को अंतरिक्ष एजेंसी को दिया गया था कि इसे अंतरिक्ष में पहुंचाया जाए, लेकिन ये रॉकेट भी जो है इसके साथ समाप्त हो गया। एंड इसके अलावा अयुल सेट था, ये ऑर्बिट AID का था। यह भारतीय स्टार्टअप का एक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर था जो अंतरिक्ष में ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग यानी जो पुराने उपग्रह होते हैं वो उनका जो ईंधन है वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उनकी रिफ्यूलिंग करने के लिए इसे बनाया गया था। और ये जब अंतरिक्ष में पहुंच जाता तो ये रिफ्यूलिंग करता, भारत के और भी जो उपग्रह हैं उनमें दोबारा से ईंधन भरता तो वो जो उपग्रह हैं वो काम करना शुरू कर देते। लेकिन यह भी इसके साथ समाप्त हो गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय पेलोड इसमें UK, ब्राज़ील, थाईलैंड और इसके अलावा स्पेन के उपग्रहों सहित इसमें टोटल मिलाकर के 13 उपग्रह थे जो विदेश से आए हुए थे भारत के पास लॉन्च होने के लिए, लेकिन ये भी इसके साथ समाप्त हो गए। एंड इसके अलावा इसरो के लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक विषय है वो यहाँ पर इसरो की इस विफलता ने इसरो की कार्य क्षमता और इसके अलावा इसकी रॉकेट की जो विश्वसनीयता पर उस पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यानी इसरो की सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो इसकी कार्य क्षमता एंड रॉकेट जो टेक्नोलॉजी है उसकी विश्वसनीयता पर अब इंटरनेशनल मार्केट में सवाल खड़े होना शुरू हो जाएंगे। और लगातार इसकी दूसरी विफलता है, इतिहास में पहली बार है कि PSLV लगातार 2 बार विफल हुआ है। इससे पहले मई 2025 में PSLV C61 भी इसी तीसरे चरण यानी PS3 की खराबी के कारण विफल रहा था। यानी जिस प्रकार से जो C62 है PSLV C62 वो रॉकेट विफल हुआ है तीसरी चरण में आकर के, उसी प्रकार से PSLV C61 भी विफल हो गया था। एंड इसके अलावा एक साल में इसरो का ये तीसरा झटका लगा है। जनवरी 2025 से अब तक इसरो के 3 मिशन विफल हो चुके हैं। यानी GSLV F-15, इसके अलावा PSLV
C61 और PSLV C62, यानी इसरो के लगातार 3 जो है मिशन अब तक फेल हो चुके हैं। इसमें PSLV जो रॉकेट है उसके 2 मिशन फेल हुए हैं। इसके अलावा GSLV रॉकेट का 1 मिशन फेल हो चुका है। एंड इसके अलावा यहाँ पर रिफ्यूलिंग तकनीक में देरी आएगी। भारत ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग तकनीक का परीक्षण करने वाला था, जिसमें वर्तमान में चीन केवल एक ऐसा देश है जिसको महारत हासिल है, लेकिन आयुलसैट के नष्ट होने से अब इसमें देरी आएगी। यानी रिफ्यूलिंग की टेक्नोलॉजी वर्तमान में अंतरिक्ष में रिफ्यूलिंग की जाती है, वो तकनीक वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ चीन के पास मौजूद है। लेकिन इसके बाद भारत भी रिफ्यूलिंग करता और इस तकनीक में अगर सफल होता तो भारत ऐसा करने वाला दूसरा देश बन जाता। लेकिन जिस प्रकार से आयुलसैट जो है नष्ट हुआ है, अब ये कहीं ना कहीं इस तकनीक को भारत डेवलप करने में और इस तकनीक को दोबारा से अंतरिक्ष में करने में इसमें देरी आएगी। एंड इसके अलावा लॉन्च में देरी। सोमवार को भी रॉकेट ने अपने निर्धारित समय से 1 मिनट 30 सेकंड बाद जो उड़ान भरी थी। यानी जब इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था तो लॉन्चिंग के लिए जब इस बटन दबाया तो उसके 1 मिनट 30 सेकंड बाद रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में उड़ान भरी गई थी। तो इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत था कि कहीं ना कहीं रॉकेट में खराबी आने वाली है। एंड इसके अलावा अब इसकी तकनीकी विवरण की बात करें तो ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग, यानी ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग या ऑर्बिट एआईआईडी की बात करें तो इस मिशन में सबसे रोमांचक तकनीकों में से एक थी। यानी भारत इस मिशन के तहत जो तकनीक अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला था, जो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक थी और इंटरेस्टिंग थी। ये तकनीक क्या है तो सरल भाषा में इसे अंतरिक्ष का पेट्रोल पंप कहा जाता है। एंड कह सकते हैं वर्तमान में जब किसी सैटेलाइट का ईंधन खत्म हो जाता है तो वो बेकार हो जाता है और स्पेस जंक की तरह वो एक साइड हटा दिया जाता है, भले ही उसके सारे उपकरण वो काम कर रहे हैं। एंड इसके अलावा ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग तकनीक से उपग्रहों में दोबारा ईंधन भर करके उनका जीवन काल बढ़ाया जा सकता है। एंड इसके अलावा आयुलसैट का जो उद्देश्य था वो स्टार्टअप यानी ऑर्बिट एड या का जो आयुलसैट था उसका एक टारगेट सैटेलाइट था। इसे यह दिखाना था कि अंतरिक्ष में ईंधन को एक टैंक से दूसरे टैंक में सुरक्षित रूप से ट्रांसफर कैसे किया जाता है। यानी यहाँ पर और जो ऑन ऑर्बिट है उससे कहीं ना कहीं अंतरिक्ष के पेट्रोल पंप की तरह इसे उपयोग में लाना था। एंड इसके अलावा अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट खराब हो जाते हैं उन सैटेलाइट को जिनके उपकरण काम कर रहे हैं उन्हें दोबारा से रिफ्यूल करके उनका यूज़ करना जो है इससे शुरू हो जाता। एंड इसके अलावा भारत के लिए ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि ये चीन अभी इस तकनीक में दुनिया में सबसे आगे है। भारत के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ चीन के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है। यदि ये भारत सफल होता तो भारत इस प्रकार के विशिष्ट क्लब में शामिल होने वाला दूसरा देश बन जाता। यानी भारत चीन के बाद दूसरा देश होता जो अंतरिक्ष में अपने जो सैटेलाइट्स हैं उनका ईंधन दोबारा से भर करके उन्हें यूज़ करने वाला दूसरा देश होता कि भारत जो है अपने उपग्रहों को जो जंक होने वाले थे उन उपग्रहों को दोबारा से यूज़ कर सकता था। एंड इसके अलावा अब कंपनी को चेंजर और इसके अलावा टारगेट दोनों सैटेलाइट को एक बार दोबारा से डिज़ाइन कर इसे लॉन्च करना होगा। यानी अब कंपनी को दोबारा से इसका चेंजर एंड इसके अलावा टारगेट को दोबारा से जो है सैटेलाइट के हिसाब से सेट करना होगा। एंड सेट करने के बाद इसे दोबारा से लॉन्च करना होगा जिसमें अब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड इसके अलावा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग यानी EOS N1 DRDO का अन्वेषण सैटेलाइट भारतीय सेना की तीसरी आंख बनने वाला था। एंड तकनीक की ताकत की बात करें तो सामान्य कैमरे केवल 3 रंगों यानी लाल हरा नीला इसे देख सकते हैं, लेकिन हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा प्रकाश के सैकड़ों सूक्ष्म कणों यानी स्पेक्ट्रम को पकड़ सकता है। एंड इसके अलावा सैन्य उपयोग, यह तकनीक जमीन पर छिपे दुश्मनों, छलावड़ यानी कॉमोफ्लेज किए गए टैंकों एंड इसके अलावा बंकरों को आसानी से पहचान सकती है। यह आसानी असली घास और इसके अलावा उसे ढकने के लिए इस्तेमाल किए गए हरे रंग के पेंट के बीच अंतर भी बता सकती है। एंड इसके अलावा ये जो तकनीक है वो तकनीक इतनी ज़्यादा एडवांस है कि नॉर्मल कैमरा है वो 3 रंगों को पहचान सकता है, लेकिन ये जो तकनीक है जो DRDO के द्वारा अन्वेषा में डेवलप की गई थी वो प्रकाश के जो किरण है किरणों के जो रंग है स्पेक्ट्रम के उन सभी रंगों को पकड़ सकता है। इससे कहने की दुश्मन छलावरण के लिए जो उपयोग करते हैं कि जो असली घास है एंड इसके अलावा नकली घास लगा करके अपने जो इक्विपमेंट्स हैं एंड सैनिकों को छिपा देते हैं, तो ये आसानी से उन्हें पहचान सकता था। एंड इसके अलावा असली जो कलर है घास जैसा उस कलर को भी आसानी से पहचान सकता था। यानी कहे तो ये आसानी से दुश्मन को पहचान सकता था कि दुश्मन कहाँ पर छिपा है एंड उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी ये आसानी से दे सकता था।
अब इसके नुकसान होने से कहीं न कहीं इस सैटेलाइट के नष्ट होने से सीमा सुरक्षा एंड इसके अलावा निगरानी की भारत की क्षमताओं को मिलने वाला ये अपडेट अब रुक गया है। यानी भारत मैकमोहन लाइन यानी पाकिस्तान की तरफ एंड इसके अलावा जो चाइना है उसकी तरफ एंड इसके अलावा जो रेड क्लिफ लाइन है पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन, उन दोनों लाइनों पर ये जो आसानी से इस प्रकार के अपडेट्स दे सकता था सैटेलाइट, वो सैटेलाइट की वो अपडेट अब कहीं न कहीं अब इनमें जो है टाइम लगेगा। इसे दोबारा से भारत को इस सैटेलाइट को दोबारा से बनाना पड़ेगा एंड दोबारा से बनाने के बाद जो है भारत इसे दोबारा से जो लॉन्च करेगा, तब जा कर के कहीं अब भारतीय सेना को ये तकनीक मिल पाएगी। एंड इसके अलावा PS4 स्टेज एक तैरती हुई प्रयोगशाला, इसरो ने PSLV के चौथे चरण PS4 को केवल कचरा न मानकर उसे एक ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया था। AI प्रोसेसिंग लॉट यानी इस रॉकेट में कुछ पेलोड्स ऐसे थे जो अंतरिक्ष में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए डेटा प्रोसेसिंग करने वाले थे। इससे ज़मीन पर डेटा भेजने की गति है उसकी सटीकता बढ़ती, यानी AI प्रोसेसिंग के जरिए जो इसरो है वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करके डाटा की प्रोसेसिंग करने वाले थे, जिससे धरती पर आसानी से और काफ़ी फास्ट तरीके से इन सैटेलाइट से जो है डाटा पहुंच सकता था। एंड इसके अलावा री एंट्री कैप्सूल यानी री एंट्री कैप्सूल इस मिशन के अंत में एक कैप्सूल को वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कराना था। यानी इसके बाद एक री एंट्री कैप्सूल की तरह जो है एक दोबारा से भारत के जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें प्रवेश कराने के लिए री एंट्री कैप्सूल भी इसमें डेवलप किया गया था। एंड इसके अलावा यह भविष्य के गगनयान जैसे मानव मिशनों और अंतरिक्ष से सामान वापस लाने की तकनीक के जरिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण था। यानी जिस प्रकार से अभी हाल ही में एक आयुष करके दूसरी कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया है जो अंतरिक्ष में जा सकता है एंड अंतरिक्ष से वापस धरती पर आ सकता है, तो उसी प्रकार से अब इसरो के द्वारा भी एक गगनयान भविष्य के गगनयान मिशन है एंड जो मानव मिशन है उनके लिए इस प्रकार की तकनीक जो भारत जो डिज़ाइन एंड डेवलप करने वाला था, तो ये कहीं ना कहीं अब इस सैटेलाइट के ख़त्म होने से ये भी नष्ट हो गई। एंड इसके अलावा विफलता का गंभीर जो पहलू है वो PS3 का स्टेज का दोहराव है। यानी एक ही स्टेज PS3 सॉलिड जो मोटर है उसमें लगातार दूसरी बार खराबी आना इसरो की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यानी इसरो के द्वारा PSLV C61 मई 2025 में इस गड़बड़ी को देखा गया था, उस दौरान भी यही गड़बड़ी आई थी। एंड इसके अलावा PSLV C62 जनवरी 2026 में वही समस्या दोबारा से दोहराई गई है। यानी एक गलती अगर दोबारा से दोहराई जाए तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और इसके अलावा चिंता का जो प्रमुख कारण है वो PSLV को इसरो की वर्क हॉर्स यानी सबसे ज़्यादा भरोसेमंद रॉकेट माना जाता है। लगातार विफलता का मतलब है कि निर्माण प्रक्रिया मैन्युफैक्चरिंग का और इसके अलावा गुणवत्ता नियंत्रण क्वालिटी कंट्रोल में कोई गंभीर खामी रह गई है जिससे इसरो अब तक सुधार नहीं पाया है। यानी इसरो के द्वारा रिसेंटली CMS जो रॉकेट है वो भी लॉन्च किया गया था एंड इसके अलावा इससे पहले और भी रॉकेट लॉन्च किए गए हैं जो आसानी से PSLV के द्वारा अंतरिक्ष में पहुंचा दिए गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से C61 C62 जो रॉकेट्स हैं वो लॉन्च किए गए हैं उन रॉकेट में तीसरे स्टेज में आकर के खराबी आ रही है, वो कहीं ना कहीं इसरो की निर्माण प्रक्रिया और गुणवत्ता पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर सवाल खड़ा कर देता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नुकसान की बात करें तो इसमें UK, ब्राज़ील, थाईलैंड, स्पेन के उपग्रह शामिल थे। लगातार विफलताओं से इसरो की अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल जो मार्केट है यानी NSIL है उसके माध्यम से जो रॉकेट्स भारत के अंदर आते हैं और विदेशों के कंपनी से भारत की जो साख बनी हुई है उसे कहीं ना कहीं धक्का लग सकता है। एंड इसके अलावा विदेशी कंपनियां अब इसरो के बजाय SpaceX की ओर जो है मूव कर सकती हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भारत का जो कॉमर्शियल मार्केट है उसे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। यानी इससे कहीं ना कहीं ये विफलता कहीं ना कहीं भारत के लिए एक विफलता ही नहीं, ये कहीं ना कहीं भारत का अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की जो धाक बनी हुई है उसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का देती है। एंड इसके अलावा इसकी जो रॉकेट तकनीक है उसके ऊपर भी सवाल खड़ी करती है कि कहीं ना कहीं इसरो के द्वारा जो रॉकेट्स बनाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उसकी तकनीकी गड़बड़ियाँ एंड इसके अलावा उसका कंट्रोल सिस्टम ऐसा नहीं है जो आसानी से रॉकेट्स को छोड़ सके। यानी अब कहीं ना कहीं इसरो की रॉकेट तकनीक के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और हो सकता है भविष्य में जो है भारत का जो कॉमर्शियल मार्केट है उसमें विदेशी जो सैटेलाइट्स हैं वो आना कम हो जाए, तो इससे कहने की भारत का जो कॉमर्शियल मार्केट है उससे भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा कि किस प्रकार से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तकनीकी रॉकेट की गड़बड़ी की वजह से PSLV C62 जो है एक बार फिर से विफल रहा है।
और इसने कहने की भारत की छवि को काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में धूमिल कर दिया है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में समझा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।